अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे उसी बात से जिस पे हमने पिछले लेक्चर में एंड किया था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के ऊपर। हमने सेल वॉल की बात की थी कि जो बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल जो है वो दूसरों से डिफरेंट होती है। दूसरों से डिफरेंट तो होती ही है, लेकिन बैक्टीरिया में आपस में भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी एक दूसरे के साथ जो कंपोजिशन है सेल वॉल की वो नहीं मिलती। उसकी वजह उसमें मौजूद डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पे सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक साइंसदान था ग्राम स्टेन, उसने जो है ना क्रिश्चियन ग्राम, उसने ये एक टेक्निक दी थी कि जिसमें उसने एक प्रोसेस किया। उस प्रोसेस में उसने 2 डाइज़ इस्तेमाल की जो उनको कलर करती थीं, और उस कलरेशन से पता चल जाता था कि कौन सी सेल वॉल में कौन से सब्सटेंस मौजूद हैं। इसका क्या फ़ायदा है या ये हम क्यों कर रहे हैं? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से पता चलता है कि सेल वॉल में किस सब्सटेंस की मौजूदगी ज़्यादा है और किस सब्सटेंस की मौजूदगी कम है। डॉक्टर्स को अगर ये पता चल जाए कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो बीमारी की वजह बना है, तो वो उसके मुताबिक उसको एंटीबॉडीज़ या जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स वो दे सकेंगे। अगर ग्रुप कोई और हो बैक्टीरिया का जो बीमारी फैला रहा हो और एंटीबायोटिक उसको दूसरे ग्रुप की दे दी जाए तो वो उस पर असर नहीं करती। उसकी वजह इसमें मौजूद लिपिड्स की प्रोपोर्शन है, पॉलीसैकेराइड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं जो अभी लिखी हुई हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ग्राम की जो ये टेक्निक है ये बहुत यूज़फुल रही जो बीमारियां थी बैक्टीरिया की उनको तशखीस करने के लिए, और उनके अलावा इनमें फिर उस मुताबिक एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स देने के लिए। टेक्निक है क्या? आपके जो सिलेबस में एक्चुअल में उसने लिखी नहीं हुई टेक्निक, जस्ट उसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है। मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, थोड़ा सा उसको अलग से दिया हुआ है स्टेप्स में, वो आप देख लें। वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन कर लें ताकि आपको ज़हन में रहे टेक्निक होती क्या है। बाकी रिजल्ट्स पे आपने फोकस करना है, वही आपने लिखने होते हैं। अब पहली जो बात है वो ये कि उस साइंसदान का नाम था हांस क्रिस्टियन ग्राम। एक्चुअल में ये उसका पूरा नाम है हांस क्रिस्टियन ग्राम, और 1888 में, ये सन भी आपके पास नहीं लिखा हुआ उसको भी नोट कर लें। हांस क्रिस्टियन ग्राम 1882 में जो है उसने सबसे पहले ये टेक्निक जो है मुतारफ़ करवाई थी। ये टेक्निक क्या वो डेवलप करवाई थी उसने? स्टेन टेक्निक। स्टेन करना कहते हैं किसी चीज़ को रंग करना, कलर देना, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल वॉल। सेल वॉल में जो डिफरेंस थे उसके मुताबिक स्टेन करके उसने इनको अलहदा किया था। अब इसमें कहता है कि ये जो काम है, ये जो टेक्निक है, ये डिवाइड करती है ज़्यादातर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में। 2 ग्रुप कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इन 2 ग्रुप्स में वो इनको चेंज कर देता है उनकी सेल वॉल में मौजूद सब्सटेंसेस की प्रेजेंस से। अब प्रोसीजर क्या है मेरा बेटा? प्रोसीजर आपके पास नहीं लिखा हुआ, वो थोड़ा सा समझ लें, उसको थोड़ा सा ज़हन में रख लें। रिजल्ट्स आपके पास लिखे हुए हैं, वो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? इसमें 4 स्टेप हैं, टोटल 4 स्टेप्स, 4 स्टेप हैं इस टेक्निक के। जो क्लोनाइज्ड बैक्टीरिया होता है उसको लूप के साथ अलहदा किया जाता है और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में। उसमें वो कहता है जी पहला स्टेप है अप्लाइंग प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई पहले सबसे आपने अप्लाई करनी है, यानी उसके ऊपर स्टेन करना है प्राइमरी डाई का। प्राइमरी डाई होती कौन सी है? CV1, जिसको आप कहते हो क्रिस्टल वायलेट 1। ये जो CV वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है क्रिस्टल वायलेट। ये इस कलर की होती है, उस कलर के मुताबिक उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। अब ये जो क्रिस्टल वायलेट वाली पहली डाई है, ये 2 बैक्टीरिया हमने ले लेने अलग अलग, जिस तरह रिजल्ट लिखा है एन इसी तरह। 2 बैक्टीरिया हमने 2 पैटी डिश में या किसी भी जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ले लेने जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं। उधर रख के दोनों के ऊपर सबसे पहले हमने प्राइमरी डाई अप्लाई कर देनी है। उससे क्या होगा? उन दोनों के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर आ जाएगा। क्रिस्टल वायलेट कलर जो आ जाएगा, तो इस क्रिस्टल वायलेट कलर से अब आपने क्या करना है? उसको थोड़ा स्टिक करना है, उसके साथ जोड़ना है ताकि वो कलर उतरे ना, और जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करें तो कलर हमारा ज़ाया ना हो।
इसलिए दूसरे स्टेप में हम उसमें डालते हैं मॉर्डेंट। मॉर्डेंट यानी कि आयोडीन। अगर आप आयोडीन अप्लाई कर दें तो कलर उसके ऊपर पक्का हो जाता है। अब एन एक्चुअल में उसके साथ जुड़ गया है कलर, लेकिन इतना भी नहीं जुड़ा कि वो बिल्कुल ही उसको लीव ना कर सके। वो लीव करेगा, जब वो कलर उसको लेफ्ट कर देगा, उतर जाएगा, तो फिर सेकेंडरी डाई अप्लाई करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। और अगर वो लेफ्ट नहीं करेगा तो वो ग्रुप जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इसी लिहाज से जब हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले हमने अप्लाई किया प्राइमरी डाई को, क्रिस्टल वायलेट डाई को, फिर हमने मॉर्डेंट डाला आयोडीन, उसने उसको स्टिक कर दिया उसके साथ। फिर हम डीकलराइजेशन करेंगे। अब हम उसको डीकलर करके देखेंगे कि उसमें से कलर उतरता है या नहीं उतरता। आप डीकलराइजेशन के लिए एथेनॉल डालेंगे। एथेनॉल एक अच्छा डीकलराइजर है या अब्जॉर्बेंट है कि कलर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है। केमिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये कलर को ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन कलर ऑब्जर्व उसमें होगा जिसमें जो लिपिड्स हैं वो कम होंगे, ज़्यादा होंगे, और इस लिहाज से फिर हमारे पास ये जो कलरेशन है वो डिफरेंस दे देगी। जिसमें कलर उतर जाएगा उसमें सेकेंडरी डाई का कलर चढ़ जाएगा, जिसमें कलर नहीं उतरेगा उसमें जो सेकेंडरी डाई है उसका कलर नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप जो है वो एंड तक क्रिस्टल वायलेट कलर का होगा और दूसरा जो है वो एंड पे जाके पिंक हो जाएगा। तो अब जब हम ये अप्लाई करते हैं दोनों डाइज, पहली डाई का कलर है क्रिस्टल वायलेट और दूसरी डाई जो है वो पिंक या रेडिश कलर देती है। अब इस लिहाज से जिसमें तो टिचुइक एसिड या पॉली टिचुइक एसिड मौजूद होगा वो तो अपना जो कलर है चेंज नहीं करेगी, उसमें तो पहली जो है क्रिस्टल वायलेट वाली डाई वही रिटेन रहेगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। जबकि जिसमें ये दोनों मौजूद नहीं है बल्कि पॉलीसेकेराइड्स हैं और लिपिड्स हैं, उसको जब हम एथेनॉल के साथ वॉश करेंगे, डीकलराइज करेंगे तो डीकलराइज हो जाएगी। फिर उसके बाद हम दोनों के ऊपर ही सेकेंडरी डाई अप्लाई करेंगे। चूंकि जो पहला है ग्राम पॉजिटिव उसने तो पहला कलर छोड़ा ही नहीं था, वो तो डीकलराइज हुआ ही नहीं था, इसलिए उसके ऊपर सेकेंडरी डाई का कलर नहीं चढ़ेगा। जबकि जो नेगेटिव वाला है उसने चूंकि एथेनॉल के साथ जब उसको वॉश किया गया था तो अपना जो प्राइमरी कलर है वो रिटेन नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था, डी कलर हो गया था। अब जब उस पर नया कलर ऐड करेंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेक्निक से जो रिजल्ट्स हमें शो होंगे उनके मुताबिक जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये प्राइमरी डाई जो है उसको कंटेन करेगा और ये क्रिस्टल ही रहेगा, क्रिस्टल वायलेट ही रहेगा, क्रिस्टल वायलेट। जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाला है ये चूंकि सेकेंडरी डाई ले लेगा तो इसलिए इसको हम रेडिश भी कहते हैं और इसको पिंक कलर भी कहते हैं, वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। ये आप उसकी जो फिग है वो देखें तो उसमें भी वो इसी तरह कलर जो है ना उसका सिंपली तौर पे वाज़ेह होता है। बात को दोबारा रिपीट कर दूं, सम अप कर दें कि हांस क्रिश्चियन ग्राम ने 1882 में ये टेक्निक जो है वो डेवलप करवाई थी। इस टेक्निक को डेवलप करवाने की वजह डिफरेंस है सेल वॉल में, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस है सब्सटेंसेस का वो, और उसकी बुनियाद पे उनको हमने डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करता है बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। प्रोसीजर इसका हमने लिखा, प्रोसीजर में 4 स्टेप आते हैं टोटल। पहले हम प्राइमरी डाई अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर, 2 ले लेते हैं इकट्ठे पैटी डिश के अंदर, गोल सी होती है वो, उसमें एक साइड पे एक बैक्टीरियल कॉलोनी, दूसरी साइड पे दूसरी बैक्टीरियल कॉलोनी, या एक बैक्टीरिया भी हम ले सकते हैं। तो उसमें अप्लाई करते हैं पहली डाई जो है क्रिस्टल वायलेट, इसको हम प्राइमरी डाई भी कहते हैं। दोनों के ऊपर अप्लाई कर दी, दोनों को प्राइमरी डाई जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों ही, और दोनों ही क्रिस्टल वायलेट हो जाते हैं। पहली डाई दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाती है, एप्लीकेबल है। फिर हम क्या करते हैं, मॉर्डेंट डालते हैं, यानी आयोडीन। आयोडीन उनको स्टिक करवा देता है प्राइमरी डाई को, कलर को उसके साथ जोड़ देता है, मिक्स कर देता है। फिर हम उसके बाद डीकलराइजेशन करवाते हैं, एथेनॉल डालते हैं। एथेनॉल डालने से जिस बैक्टीरिया के अंदर टिचुइक एसिड होगा वो एथेनॉल का रिएक्ट नहीं देगा,
और वो कलर को खराब नहीं होने देगा। जिसमें वो नहीं होगा उसमें अगर सिर्फ लिपोप्रोटीन्स और बाकी चीज़ें होंगी तो प्रोटीन्स में के ऊपर से वो कलर उतर जाएगा। एक में से उतर गया, एक पे अभी भी रिटेन्ड है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, इस स्टेप में अभी हमें पता नहीं होता किस में से उतर गया है कलर, किस में है। वो कब पता चलता है? वो जब आप अप्लाई करते हैं ना सेकेंडरी डाई। सेकेंडरी डाई का नाम है सैफरानीन। सैफरानीन जब रेडिश या पिंक कलर की होती है। अब जब हम ये डाई अप्लाई करते हैं, ये कलर अप्लाई करते हैं, तो दोनों में से जिसका कलर चेंज हो जाएगा वो ग्राम नेगेटिव है, जिसका चेंज नहीं होगा वो ग्राम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जिसका चेंज नहीं हुआ उसने अपनी प्राइमरी डाई को रिटेन रखा है, और जिसका चेंज हो गया इसका मतलब वो यहाँ पे डिकलराइज हुआ था, इसलिए नया कलर ऐड करने से वो नए कलर में चेंज हो गया। ये है पहला रिजल्ट, डिटेक्शन, शनाख्त सिर्फ के दोनों में कलर किस में चेंज होता है। अब जिसमें कलर चेंज हुआ है उसमें सब्सटेंस की मिकदार और होगी, और जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ उसमें सब्सटेंस की मिकदार और होगी। उसकी क्या वजह? जो भी हमने डिकलराइजेशन के पॉइंट में डिस्कस की कि जिसने अपना पहला कलर रिटेन किया है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने उस कलर को अपने साथ जोड़े रखा और एथेनॉल को वर्क नहीं करने दिया। जबकि जिसमें कलर चेंज हुआ है उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस था कि जो उसमें से उसको कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो डिकलराइज हो गया और उसको दूसरा कलर देना पड़ा। अब इस मुताबिक दो हमारे पास फिर वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो पिंक हो जाएगा वो ग्राम नेगेटिव होगा, जो क्रिस्टल वायलेट रहेगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों में जो रिजल्ट्स हैं ये आपके पास बुक पे भी लिखे हुए हैं, इनको एक नज़र देख लें। इसमें उसने कहा जी कि हमारे पास टोटल 6 जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो जिनकी बुनियाद पे इनको हमने अलग ग्रुप दिया है। नंबर 1 पहली जो करैक्टरिस्टिक है वो है केमिकल मेकअप, कि केमिकली तौर पे वो बने किस चीज़ के हैं, कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो मेरा बेटा यहाँ पे बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, वो अब जो सबसे पहला डिफरेंस है वो मैंने सबसे ऊपर निकाल के उसको लिखा है, और दूसरा जो है वो नीचे लिखा है। दोनों डिफरेंस आपने जो है ना वो ज़हन में रखने। पहला डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन जो है उसमें वो 50% ड्राई वेट है, इट मीन्स ड्राई वेट। तो पेप्टिडोग्लाइकिन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है, 50% है, जबकि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव है इसमें ये 10% है, ओनली 10% ड्राई वेट। अब पेप्टिडोग्लाइकिन किस में ज़्यादा हो गया? पॉजिटिव में। उसको नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन कम है, वो भी एक वजह बन गई। फिर वही अभी जो हम मॉर्डेंट वाली बात कर रहे थे और डीकलराइजेशन वाली, इसमें ये दो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं जो प्राइमरी डाई को अपने साथ एडहेसिव के तौर पे जोड़ लेती हैं, टिचुइक एसिड एंड लिपोटिचुइक एसिड, टिक्विक एसिड भी लोग इसको बोलते हैं। तो ये मौजूद है इसमें, जबकि इधर वो नहीं है। इधर हमारे पास लिपोपॉलीसेकेराइड है या लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड टोटली तौर पे डिफरेंट होते हैं टिक्विक एसिड और लिपोटिचुइक एसिड से। अब दूसरी बात जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि इधर ग्राम पॉजिटिव में लिपिड्स की मिकदार कम है, इसीलिए उसमें एडहेसिव रहा, और इधर लिपिड्स की मिकदार ज़्यादा है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड्स हैं 1 to 4%, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स हैं 11 to 12%। इट मीन्स लिपिड की प्रोपोर्शन उधर ज़्यादा है और इधर पेप्टिडोग्लाइकन की प्रोपोर्शन ज़्यादा है। पेप्टिडोग्लाइकन ने उसको प्राइमरी डाई को रिटेन रखा। अब इसके बाद ओवरऑल थिकनेस की बात की जाती कि उसकी ओवरऑल थिकनेस कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो 20 to 80 नैनोमीटर है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो 8 to 11 नैनोमीटर है। इससे एक मुराद क्या होगी कि इसमें एडहेसिव जो इसके ऊपर आके सरफेस के ऊपर अटैक करेंगी ना, एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स, उनको ये अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। फिर इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। अब ये पॉइंट हमें क्या बताता है? ये जो बताता है कि जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे एंटीबायोटिक्स ज़्यादा असर कर सकती हैं, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा जो है वो पैथोजेनिक या टॉक्सिक नहीं होगा, इसको हम बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे और बहुत जल्दी ये ठीक हो सकती है इससे होने वाली बीमारी। जबकि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, तो आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ गई। वो जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है वो एंटीबायोटिक्स को असरअंदाज होने से रोकेगी। फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इसमें कुछ में होती है
जबकि इनमें सब में होती है। अब वो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो भी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है कि अंदर जो न्यूक्लियाइड पड़ा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए एंटीबायोटिक को, किसी भी केमिकल को जिसने उसको तोड़ना है, उसको ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा और इसलिए फिर वो ज़्यादा टूटने की तरफ नहीं जाता, वो बहुत कम टूटता है। फिर इसमें परमेबिलिटी की जिक्र करें तो ये जो पॉजिटिव वाला है ज़्यादा परमेबल है, जो नेगेटिव वाला है लेस परमेबल है। परमेबल से मुराद क्या है? परमिट करना, उसको जाने की इजाज़त देना, उसको गुजरने देना। अब ये जो परमेबिलिटी है ग्राम पॉजिटिव की ये हो गई ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स जो है इसकी वाल में से गुजर के जाके अंदर जो न्यूक्लियाइड है उसको तोड़ सकते हैं। बेटा हमने उसको तोड़ना क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार हमने पहले भी ये बात की थी कि जो वायरस और बैक्टीरिया है वो इमॉर्टल है, उसको मारा नहीं जा सकता, वो मर नहीं सकता अपने आप। फिर उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका डीएनए तोड़ना पड़ता है, डिग्रेड करना पड़ता है। जब उसका डीएनए डिग्रेड हो गया तो अब वो रेप्लिकेट होने से रुक जाएगा। ओनली रेप्लिकेशन ही उसकी नस्ल बढ़ाती है और तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं। तो हमने उसका डीएनए तोड़ना है, अंदर तक जाके एंटीबायोटिक्स ने अंदर पहुंचना है। अब ये हो गया परमिएबल, इसमें से एंटीबायोटिक्स गुजर जाएंगी, इसका मतलब ये जल्दी मर जाएगा, इसको हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। जबकि ये है लेस परमिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटीबायोटिक्स को, एंटीबॉडीज़ को, केमिकल्स को अंदर नहीं गुजरने देगा, घुसने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे मेडिसिन भी बहुत कम असर करेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ लेयर्स अगर हम फिर गिने, इसमें तो एक ही थी, आउटर लेयर थी नहीं, उसमें आउटर लेयर थी। इसका मतलब हो गया कि एक तो सब में होती है तो इसमें एक ही थी, उसमें आउटर लेयर होने के बावजूद फिर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो उसमें 2 लेयर्स हैं और इसमें 1 लेयर है। यहाँ से भी एविडेंस मिलता है कि ग्राम नेगेटिव जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए। एग्जाम्पल हम इसकी डिस्कस करें तो इधर ये जो ग्राम पॉजिटिव है इसकी एग्जाम्पल आती है स्टेफिलोकोकस न्यूमोनियाई, जो न्यूमोनिया कॉज करता है, रिस्पायरेटरी जो डिसऑर्डर है वो है। ज़्यादातर बैक्टीरिया नोज़ में, थ्रोट में, स्किन पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इसलिए ये ज़्यादातर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनके वो रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। तो ये न्यूमोनिया कॉज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है तो ये टेटनस कॉज करता है, सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार कि जब कोई गिरता है, एक्सीडेंट होता है या कोई नीचे गिर जाए ज़मीन पे तो चोटें लग जाएं तो उसके बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है 24 आवर्स में या इवन मोर अगर टाइम आप ले लें तो मैक्सिमम 48 आवर्स होते हैं। उसमें वो लगवाने की ज़रूरत क्या होती है? बेटा ये वाला जो बैक्टीरियम है ये बहुत ज़्यादा बेदर्द किस्म का बैक्टीरियम है कि जैसे ही ये अटैक करेगा उसी वक्त आपको टेटनस में यानी कंट्रैक्शन में ले जाएगा। अगर ये कंट्रैक्शन खुदा ना खास्ता डायरेक्ट ट्रेकिया में हो जाए तो ट्रेकिया बंद हो जाती है और इसका मतलब ये हुआ कि सांस ऊपर नीचे नहीं जा सकेगा। इसका मतलब है कि ये मॉर्टल साबित होगा, ये किसी भी शख्स की मौत का बायस बन सकता है। और अगर ये जाज में हो जाए तो जिस तरह लॉक जा हो जाता है वो बिल्कुल इस तरह खोल देता है उसको, फिर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहें तो वो नीचे नहीं होंगे, जाज बिल्कुल खुले ही रहेंगे और उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा और फिर भी पूरी रिकवरी नहीं होगी, मुकम्मल जाज उस तरह बंद नहीं हो सकते। इसलिए इतना ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से इसका इंजेक्शन जो है ना वो लगवाया जाता है, क्योंकि सॉइल में पाया जाता है तो गिरने के बाद उसके इंजेक्शन भी लगता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी इसकी एग्जांपल है जो टेटनस कॉज करता है, लेकिन फिर भी ये क्यूरेबल है उसकी निस्बत। फिर अगर हम ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो इकोलाई है जिसको हम एस्क्रीशिया कोलाई कहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में भी रहता है, ये इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो मेरा बेटा इन्फेक्शन जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग और देर पा होती है, देर तक रहने वाली होती हैं। इन्फेक्शंस के लिए अब इन बैक्टीरिया को आप एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स देते भी रहें, एक बार वो सही हो जाती है, कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद फिर से वो चल जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो थोड़ी देर के लिए जो है ना वो अपने आप को डोरमेंट कर लेता है अगर आप पूरी उसकी मेडिकेशन ना करें तो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे दवाई जो है वो कम असर करती है, इन्फेक्शन जो है बहुत देर में जाके सेट होती है। साल्मोनेला है वो टाइफाइड जो बुखार होता है उसकी कॉज करता है, और टाइफाइड बुखार में भी आपको पता है कि पूरी पूरी सीरीज है मेडिसिन की और काफ़ी डेज लगते हैं, इवन दैट वीक्स लगते हैं उसको सेटअप होने में और उस पर जो एंटीबायोटिक्स है उसका असर होने में। इसका मतलब ये हुआ कि इन पे एंटीबायोटिक्स जो है वो कम असर होती हैं या लेट असरअंदाज होती हैं। फिर है सूडोमोनास। सूडोमोनास जो है वो स्किन वाउंड में और स्किन इन्फेक्शंस में जो है
है वो आता है, ये उसकी कॉज करता है। स्किन वाउंड या स्किन इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत सीवियर होती है, जैसे कि स्किन इचिंग हो गई, या जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में या जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है उसमें स्किन के ऊपर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, खारिश वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। उसको आप जितना मर्जी सेट कर लें वो फिर भी आपके ब्लड में और बाकी सारी चीज़ों में वो वर्म मौजूद रहता है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, सेल वॉल की बात यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गई। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ तक हमने सेल इन्वेलप के 2 हिस्से डिस्कस कर लिए, तीसरा हिस्सा है और टोटल 5वां कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बेटा आपको पता है कि हर एक सेल की जो है ना स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है और लाजमी सेल में पाई जाती है। उसमें वो हम कहते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो बारीक सी है, थिन है, डेलिकेट और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उसने उस सारे वर्क जो है उसी ने करना है, एक ही सेल ने करना है, बिकॉज उसमें लेबर डिवीजन तो है नहीं और ज़्यादा सेल है नहीं। एक ही सेल में सारे मूवमेंट होनी है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, सब कुछ होना है, तो इसलिए वो थिन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। और ये कंप्लीटली सराउंड करती है सेल को, यानी मुकम्मल तौर पे सेल के इर्द गिर्द होती है, उसका अहाता करती है। अगर कोई भी डैमेज हो जाए इसको सेल मेम्ब्रेन को, तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। क्यों? सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो इस एक ही मेम्ब्रेन के तो अंदर हैं, बाकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो टूटती बनती रहेंगी, उनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टूट गई तो साइटोप्लाज्म करीब कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो सेल की भी डेथ हो जाएगी। फिर हम जब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं तो ये जैसे अभी हमने देखा और हमें भी हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करवाती है, रेगुलेट करवाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ज़्यादातर मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही मेंटेन करवाती है। सेल से बाहर से कोई चीज़ इनगल्फ करनी है तो सेल मेम्ब्रेन से होके गुजरनी है, वो करवाएगी। अगर सेल में से कोई चीज़ एक्सक्रीट करनी है तो वो सेल में से बाहर मेम्ब्रेन से होके गुजरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल की वो भी इसी के ज़िम्मे है। और वो मटेरियल हो क्या सकते हैं, इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं जिनसे इसने एनर्जी लेनी है, जिनसे वर्क करना है। इसके अलावा इसके अंदर रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स भी होते हैं जो ये यूज़ करता है अपने रिस्पायरेशन के लिए। और रिस्पायरेशन जो बैक्टीरिया की है वो हम आगे एक टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। वो एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है, फैकल्टेटिव भी है, माइक्रोएरोफिलिक भी है, वो सारी क्लासेस उसमें डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जिक्र हो गया। आखिरी बात जो आज हमने करनी वो है साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स की। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ गुजरे सेल में तो आपको पता है साइटोप्लाज्म आता है। हम में वो साइटोप्लाज्म है। हम में साइटोप्लाज्म क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनीज और बाकी सारी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड हैं और अपना अपना अहाता लेती हैं, अपनी अपनी जगह लेती हैं। जबकि इसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेरा बेटा उसको कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी पाई जा रही हों, किसी की कोई बाउंड्री ना हो। तो इसमें जैसे कि आपको पहले भी मालूम है, ये हमने नीचे वाले पॉइंट में भी लिखा है कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनीली नहीं होती। तो सारी की सारी जो ऑर्गेनीलीज हैं वो वहीं पे शफल कर रही होती हैं, वहीं पे इर्द गिर्द जो है ना वो चल रही होती हैं। तो इसमें जितना भी सब्सटेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियाइड तक, जिस तरह हमें नहीं है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, उसके दरमियान वाला हिस्सा वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। एंड इसी तरह इसमें भी न्यूक्लियाइड, अब इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियाइड तक, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियाइड तक के दरमियान वाला जितना भी हिस्सा होगा वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्यों होगा? क्योंकि वो जेल लाइक है, मेजर पार्ट उसका जेल लाइक है। अब हमने वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि हमारे साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से हैं, सोल एंड जेल, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जेल लाइक है। उसकी वजह क्या है कि सारी चीज़ें इकट्ठी उसमें पाई जा रही हैं। सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू इट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल उसमें से मूव कर सकते हैं। हमें साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग थी जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनीज जो है वो दूसरी वो भी सारी मूव कर रही थी, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। और जो बड़े सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉडी है, राइबोसोम है, मीजोसोम्स हैं, ये 3-4 मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। मीजोसोम्स भी हमने बनाए थे वो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बनी हुई थी, अंदर से मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं थी। राइबोसोम जो है वो बाउंड शक्ल में नहीं होते। और अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि राइबोसोम्स को बाउंड करता है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल में चेंज कर देता है उसको मेम्ब्रेन में। अब इसमें तो वो है ही नहीं, इसका मतलब वो इसको पैक नहीं कर रहा, तो यूं इसमें जो राइबोसोम्स है वो पैक्ड फॉर्म में नहीं है।
सो दैट यहाँ तक बात कंप्लीट हुई हमारी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, कि जिसमें हमने कहा कि एक सब्सटेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियाइड के दरमियान होता है। मैट्रिक्स इसलिए है कि सारी चीज़ें इकट्ठी उसमें रहती हैं और कोई भी मेम्ब्रेन बना के एक दूसरे से अलहदा नहीं है। और अगर लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें सिर्फ ये 3 है, न्यूक्लियर बॉडी जिसको क्रोमाटिन भी कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं, अब क्रोमाटिन ही उसको इसमें बोलते हैं, और राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं और कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। शुक्रिया।